हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डोमेस्टिक वायरिंग और लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है हमने डोमेस्टिक वायरिंग को एक्सप्लेन करते हुए। तो मेन जो बातें इसके बारे में जानने वाली हैं वो ये है कि डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं हम, अगर ये इलेक्ट्रिक पोल से अगर लाइट आ रही है जिसमें दो वायर होते हैं, एक न्यूट्रल और एक लाइन, तो ये दो पॉइंट मान लें हम, लाइव और न्यूट्रल। तो ये आगे अगर रूम नंबर 1 में जाती हैं, रूम नंबर 2 में जाती हैं, रूम नंबर 3 में जाती हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर गौर से देखें तो इससे पता लगता है कि ये यहाँ से उठे हुए लग रहे हैं सारे वायर इस दो पॉइंट से। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट या कमरे, जितने भी कमरे हों उस बिल्डिंग में, वो सभी पैरेलल में हैं। यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग अगर सवाल आता है तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। वायरिंग में एक चीज़ और है कि अगर आप कोई भी पॉइंट देखेंगे, चाहे वो पंखे पे गया हुआ है, चाहे कोई स्विच पे है, या किसी टीवी के पॉइंट पे लगा हुआ है, सभी जगह हमें एक समान वोल्टेज मिलेंगे, वो हैं 220 वोल्ट। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट इसमें होती है वो ये है कि स्विचेस हम देखते हैं, स्विचेस के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को डोमेस्टिक वायरिंग में। तो न्यूट्रल स्विच के थ्रू नहीं जाता है, हम चाहते हैं फेस या लाइन या मेंस वो स्विच के थ्रू जाए, ताकि जब भी हम स्विच को ऑफ करें तो उस इक्विपमेंट को मेंस उपलब्ध नहीं हो। कई बार गलती ये हो जाती है कि स्विच हम न्यूट्रल में लगा देते हैं, तो न्यूट्रल से आपने ऑफ तो कर दिया, लेकिन मेंस सीधे इक्विपमेंट में जाती रहेगी और वो उसको डैमेज करेगी। कुछ दो तीन इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। एमसीबी मतलब मेन सर्किट ब्रेकर। सपोज ऐसा करना है, मुझे आज पंखे में कोई ख़राबी हो गई, मुझे चेक करना है, या कोई स्विच में वायर निकल गया, मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेन एमसीबी को अप कर दूंगा, या मतलब कट ऑफ कर दूंगा। उससे मेंस खाली एमसीबी तक रहेगी, आगे सर्किट में नहीं जाएगी। आप किसी भी कमरे में फिर आप अपना काम कर सकते हैं या कोई मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक वर्ड है इसमें ईएलसीबी। ईएलसीबी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लोड सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब भी वही, इसके नाम से ही पता लगता है कि अगर कोई लोड बढ़ता है या हमें लगता है कि कुछ डैमेज हो जाएगा तो हाई वोल्टेज होने के कारण, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट होती है और ये उसको ब्रेक कर देती है इन केस ऑफ स्पेशली शॉर्ट सर्किट। अब जल्दी से एक बार डोमेस्टिक वायरिंग को देख लेते हैं। ये पॉइंट है, देखिए पोल जो बिजली के पोल होते हैं, उसके थ्रू हमारे सर्विस लाइन आती है जिसमें लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है, और उससे हम सीधा इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिक मीटर पर। इलेक्ट्रिक मीटर से फिर आगे चलेगा ईएलसीबी। ईएलसीबी का मतलब इलेक्ट्रिक लोड सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रिक लोड सर्किट ब्रेकर के बाद आगे आएगा एमसीबी। ये भी मेन सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से भी हम कट ऑफ कर सकते हैं वोल्टेज को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, रेड मीन्स द लाइव वायर्स, मेन्स या जिसमें धारा मेन करंट जो हमें उपलब्ध हो रहा है, और जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर हम ये देखें कि 3 कमरे हैं उस बिल्डिंग में, तो तीनों में हमने एक एक वायर पहुंचा दिया। कहाँ से उठा के? एमसीबी से। ये रूम नंबर 1, 2 और 3 में पहुंच गया। अब रूम नंबर 1 के आगे चलते हैं। रूम नंबर 1 में है क्या क्या। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। उस रूम में खाली एक पंखा है, एक स्विच बोर्ड है और एक टीवी है, 3 चीज़ें हैं। तो देखिए आप, एक एमसीबी से ही हमने उठा के न्यूट्रल को अलग सीधा उस कमरे में उतार दिया, और रूम नंबर 1 की जो लोकल एमसीबी होती हैं, हम अलग अलग रूम की एमसीबी और लगाते हैं, वो इंडिविजुअल होती हैं। जैसे यहाँ मैंने शो कर रखा है एमसीबी फॉर रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। ठीक है, तो अब उसके बाद आप सीधे रूम में आ गए। उसमें हम देख रहे हैं कि यही मेंस का पॉइंट फिर आगे 3 में बट गया है, यानी एक ही वायर को हमने 3 और नोड बना के ये सब सीधे हमने पहुंचा दिए। कहाँ पे? एक फ़ैन को, एक बोर्ड को और टीवी को। लेकिन पहुंचाने से पहले तीनों पॉइंट पे हमने स्विच लगा दिए। स्विच स्विच स्विच, 3 पॉइंट हैं, तीनों के स्विच हैं, और हर फैन, बोर्ड और टीवी को हमने पहुंचा दिया एक एक न्यूट्रल। तो इस तरह से एक रूम कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से हमारा रूम नंबर बी यानी रूम नंबर 2, इसमें भी इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 इक्विपमेंट लगा रखे हैं, ए बी सी। अगर देखें कि रूम नंबर 2 की एमसीबी से एक लाइव वायर मेन सीधे आ रहे हैं, और हमने उसको 3 टुकड़ों में अलग अलग तीनों जगह पहुँचा दिया। कोई एक दीवार पे, कोई दूसरी दीवार पे, कोई तीसरी दीवार पे, लेकिन किसके थ्रू? स्विच के थ्रू।
और उसी पॉइंट पे ए बी सी पे हमने एक ग्राउंड भी पहुंचा दिया है। कहाँ से? न्यूट्रल जहाँ से हमने लिया था उसी का। तो हम अगर ये देखें, वापस इसको देखें तो ये देखें कि लाइव वायर जो है सीधा फ्रॉम द मीटर फर्स्ट रूम में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। उसी तरह से न्यूट्रल फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद आपको डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द टॉपिक लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर जो है ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, यानी ये किसी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे प्रदान करता है? मेनली आकाशीय बिजली से, क्योंकि आकाशीय बिजली में बहुत हाई वोल्टेज होते हैं और करंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो डैमेज करता है। हमने देखा है कई बार बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग में लगे इक्विपमेंट्स वो सब सेफ रहें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का मेन काम ये होता है कि जो भी हाई वोल्टेज या करंट जो बिजली के द्वारा उत्पन्न होते हैं और वो किसी भी बिल्डिंग पे गिरे हैं, तो वो कहाँ चले जाएं? सीधे ग्राउंड हो जाएं, क्योंकि ग्राउंड का मतलब है हम उसको पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी अगर हमने देखा, कैपेसिटेंस पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा एक फॉर्मूला C=4πε0 R यहाँ पे पृथ्वी का रेडियस है। यानी पृथ्वी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है जो किसी भी क्षमता के वोल्टेज को, करंट को पी सकता है या झेल सकता है। एक बार फिर इसको सर्किट को देखें, ये शो कर रहा है लाइटनिंग अरेस्टर काम कैसे करता है। ये मैंने शो किया है। लाइटनिंग मतलब अगर आकाशीय बिजली जो है, जो एक विद्युत है जिसमें वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगा, और ये एक लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर को हम इस तरह से स्थापित करते हैं कि वो उसका एक एंड तैयार रहे बिजली के किसी भी झटके को झेलने के लिए, और वो कहाँ पहुँचा देगा? सीधा ग्राउंड में। यानी उसको हम ग्राउंड कर देंगे, यानी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मान लीजिए 2000 वोल्ट का झटका यहाँ पे पहुँचता है ऑन द एंड ऑफ दिस लाइटनिंग अरेस्टर, तो वो सीधे के सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे ये कितने टाइप के हैं। तो एक चीज़ और इससे इम्पॉर्टेंट पहला ये है कि लाइटनिंग अरेस्टर जब लगा हुआ है तो हमेशा तो लाइटनिंग अरेस्टर का काम होगा नहीं। लाइटनिंग अरेस्टर काम करेगा जब कोई आकाशीय बिजली उस पर गिरेगी। तो आकाशीय बिजली जब तक नहीं गिरती है तब तक वो रहता है ऑफलाइन मोड में, या फिर कह दें हम कट ऑफ रहेगा। यानी वो एक तरह से पैसिव एलिमेंट है, उस वक्त वो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन बिजली गिरने की स्थिति में वो ऑनलाइन हो जाता है। यानी जैसे ही उस पर जो भी बिजली गिरेगी वो सारी कहाँ कंडक्ट होकर चली जाएगी? पृथ्वी के अंदर। जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसके अंदर जो प्रतिरोध लगे रहते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, वो बहुत अधिक या हाई रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और इन केस जब उसके अंदर बिजली गिरती है तो वो न्यूनतम रेजिस्टेंस ऑफर करता है ताकि सारा का सारा धारा प्रवाह कहाँ चला जाए? पृथ्वी के अंदर। हमारे नोट्स में हमने पढ़े हैं तो कुछ 6-7 टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। पहला है रॉड अरेस्टर, सेकंड है हॉर्न गैप अरेस्टर, थर्ड इज मल्टी गैप रजिस्टर, फोर्थ इज एक्सपल्शन टाइप अरेस्टर, एंड देन वाल्व टाइप अरेस्टर। उसके बाद है सिलिकॉन कार्बाइड अरेस्टर, और एक है मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रॉड गैप अरेस्टर। रॉड गैप में 2 रॉड होंगी जिनकी लंबाई होगी 1.5 सेंटीमीटर, जो एल टाइप होंगे या फिर 90 डिग्री पे बैंड होंगे। ये देखिए इस डायग्राम में बता रहे हैं, ये रॉड 1 है और ये रॉड 2 है। ये अभी जब इस नॉर्मल स्थिति में है तो इन दोनों के बीच में एक गैप है, इसलिए इसको बोला है रॉड गैप रजिस्टर। ठीक है, एक रॉड कनेक्ट होती है ऊपर लाइन मतलब कंडक्टर जिसके ऊपर बिजली गिरेगी, वो एक मेटल होगा। तो ये रॉड 1 कनेक्ट हो गई लाइन से, रॉड 2 कनेक्ट हो गई ज़मीन से, यानी हमने उसको ग्राउंड कर दिया है। जब बिजली गिरती है तो एक स्पार्क पैदा होता है, क्योंकि नेचुरल है, जब बिजली गिरती है तो कुछ वोल्टेज और करंट उसके अंदर होते हैं। तो स्पार्क से रॉड ए और रॉड बी या रॉड 1 और रॉड 2 के बीच में जो गैप है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, और उससे ये पूरा एक नॉर्मल वायर की तरह काम करता है, यानी कंडक्टर की तरह काम करता है। यानी लाइन इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर जब बिजली गिरेगी तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ जो टोटल करंट है या वोल्टेज है वो सीधा का सीधा चला जाएगा पृथ्वी के अंदर, और हमारा जो बिल्डिंग है वो या इक्विपमेंट्स जो हैं वो सब सेफ रहेंगे।
लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब इसको क्यों प्रयोग में नहीं लेते हैं या क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि रॉड जब बहुत ज़्यादा विद्युत इसके ऊपर गिरती है तो इनके पिघलने के चांसेस रहते हैं। तो कई बार ये होता है कि अरेस्टर शायद एक बार में ख़राब हो जाए। अगर नॉर्मल इसकी कैपेसिटी में बिजली गिरती है या लो कैपेसिटी की बिजली गिरती है तब तक तो ये नेक्स्ट टाइम तक काम में देगा, अदरवाइज इसको रॉड्स को बदलना पड़ेगा। सेकंड, क्योंकि ये मेटेलिक रॉड्स हैं तो मौसम से इसकी खराबी हो सकती है, मौसम से इसमें जंग आ सकता है, ख़राब हो सकता है, क्षरण हो सकता है और टूट सकती हैं। सेकंड है हमारा हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। इसमें भी मेटल रॉड्स ही होती हैं, जिसको नाम दिया गया है रॉड ए और रॉड बी। इसमें भी गैप होता है जो बिजली गिरने पर मिट जाता है, जैसे हमने पहले वाले रजिस्टर में देखा। इसका एक डायग्राम इस तरह से है। ये एपरेटस लगा रखा है, हम चाह रहे हैं कि ये एपरेटस सुरक्षित रहे, जैसे हमारे सेट्स होते हैं या कोई और इक्विपमेंट है। उसके बाद एक आगे लगा रहता है चौक यानी एक इंडक्टर कॉइल है, उसके आगे लगा रहता है एक रेजिस्टेंस और आगे ये लगा हुआ है हॉर्न टाइप इसका शेप है, जिसमें दो रॉड हैं, रॉड ए और रॉड बी, और ये आगे कनेक्टेड हैं अर्थ, मतलब इसको ग्राउंड कर रखा है। कॉइल यहाँ पे नॉर्मल टाइम में लो रिएक्टेंस उपलब्ध करेगी और जब ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी यानी जब बिजली गिरेगी तो इस पर हाई रिएक्टेंस उत्पन्न होगा। हॉर्न्स जो होते हैं वो हम मेंटेन लगाते हैं, इसको एस्टेब्लिश करते हैं पोर्सलिन इंसुलेटर के ऊपर, ताकि जो जिस बिल्डिंग पे हम लगाएं तो वो उस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। सारा करंट जो है इस सर्किट के माध्यम से सीधा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। नॉर्मल जब होता है कंडीशन तो वहाँ एक गैप मौजूद रहता है, जैसा हमने देखा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक गैप है, तो इस स्थिति में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बिजली गिरेगी ये गैप खत्म हो जाता है और ये दोनों एक कंडक्टर का काम करते हैं और सारी विद्युत जो है वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाती है और उपकरण सुरक्षित रहते हैं। थर्ड जो है वो है मल्टी गैप अरेस्टर। जैसा इसके नाम से ही पता है कि इसमें मल्टी यानी बहुत सारे होंगे, और क्या होंगे, गैप भी होंगे और कंडक्टर्स भी होंगे। यहाँ कंडक्टर्स के नाम पे हम ले रहे हैं सिलेंडर्स होते हैं, ये देखिए सिलेंडर्स हैं, काफ़ी होते हैं जो 3 से ज़्यादा होते हैं, और इनके बीच में एक गैप भी होता है जो एयर गैप होता है, एयर होती है उनके बीच में। तो सिलेंडर जो होते हैं मेटल अलॉय के बने हुए होंगे। इसमें जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसके बीच में कोई संपर्क नहीं होता, यानी यहाँ पे अगर हम कोई विद्युत अभी दें 10-20 वोल्ट दें 200 वोल्ट दें तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बिजली गिरेगी ये सारे गैप खत्म हो जाएंगे और ये एक कंडक्टर का काम करेगा और सारी विद्युत पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगी। बिजली गिरने पर ये गैप खत्म हो जाएंगे और ये कंडक्टर की तरह काम करेगा और सारा वोल्टेज पृथ्वी में चला जाएगा। लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, 33 kV। फोर्थ अरेस्टर एक्सपल्शन टाइप रजिस्टर, इसको हम प्रोटेक्टर ट्यूब भी कहते हैं। प्रोटेक्टर ट्यूब इसकी क्षमता भी 33 kV तक है, जिसमें इलेक्ट्रोड, इसका एक सर्किट तरह से समझ लें, पहले वाले सर्किट्स की तरह ही है। इसमें भी ये देखिए आप अलग से कंडक्टर लग रहे हैं, इसके बीच में गैप है। इसमें भी 2 पार्ट दे दिया है, ए और ए डैश, यानी ये भी रॉड है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था रॉड अरेस्टर। ये भी रॉड लग रही है, 90 डिग्री पे है या एल टाइप है। इसके बाद एक नई चीज़ इसमें जो आ गई वो है फाइबर ट्यूब। ये इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि ये भी संचालक है विद्युत का, ये भी संचालक है विद्युत का, बीच में दे दिया है गैप। नॉर्मल टाइम में ये गैप हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे ही इस पर बिजली गिरेगी तो इस फाइबर ट्यूब के अंदर न्यूट्रल गैस पैदा होगी। ये लिखा भी है यहाँ पे न्यूट्रल गैस जब पैदा होगी तो वो बर्स्ट करेगी, इसको एक्सपेल कर देगी और यहाँ पे जो गैप है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड मिल जाएंगे, ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। यहाँ सबसे पहले देखिए आप, जब बिजली गिरेगी तो ये ए और ए डैश मिल जाएंगे, ये गैप खत्म हो जाएगा और ये एक कंडक्टर बन जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ विद्युत पहुँचेगी तो ये गैस एक्सपल्ड होगी, इसीलिए इसका नाम एक्सपल्जन टाइप कहा गया है, और उसके बाद विद्युत सारी की सारी अर्थ के अंदर चली जाएगी। तो न्यूट्रल गैस होने पर न्यूट्रल गैस जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि उसको बर्स्ट कर देगी और वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह होगा कि सारे का सारा विद्युत जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा। नेक्स्ट है वाल्व टाइप। द बेस्ट अरेस्टर फॉर हाई वोल्टेज इज, ये हाई वोल्टेज के लिए श्रेष्ठ है। सीरीज में स्पार्क गैप्स लगे रहते हैं और साथ में लगे रहते हैं इसमें नॉन लीनियर रजिस्टर्स। इन 2 चीज़ से बना हुआ होता है। सीरीज में जो स्पार्क गैप्स लग रहे हैं उसमें प्रत्येक में इलेक्ट्रोड्स है और उनमें गैप्स भी होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा, जो गैप बिजली गिरने पे ख़त्म हो जाते हैं।
जैसे ही इसमें करंट की मात्रा बढ़ेगी तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है वो उनका कम हो जाएगा और वो एक न्यूनतम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिससे सारी की सारी बिजली पृथ्वी के अंदर चली जाए। जैसा यहाँ लिखा गया है, बिजली गिरने पर सीरीज गैप खत्म हो जाता है और विद्युत सीधी पृथ्वी में चली जाती है। इसका डायग्राम थोड़ा सा देखें तो ये है, ये देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है, स्पार्क लगे हुए हैं और इनके बीच में गैप्स भी हैं और साथ में लग रहे हैं ये रेजिस्टेंस। जब बिजली गिरेगी तो रेजिस्टेंस लीस्ट ऑफर होगा, गैप खत्म हो जाएगा और ये कंडक्टर का काम करेगा। 6 टाइप इज सिलिकॉन कार्बाइड। सर्किट वैसा ही होगा, अरेंजमेंट वैसा ही होगा, सिर्फ इसमें चेंज ये है कि जो रजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं वो बने हुए हैं सिलिकॉन कार्बाइड के और किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में। ये सब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं ताकि एक गैप खत्म हो तो ये आगे कंडक्ट करने लग जाए, फिर आगे गैप खत्म हो जाए कंडक्ट करने लग जाए। ऐसे ये अरेंजमेंट जैसे जैसे चलता जाएगा लास्ट में ये पृथ्वी के अंदर सारे वोल्टेज चले जाएंगे। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है क्योंकि ये कार्बाइड्स के बने हुए हैं जो बाद में लॉक हो जाते हैं, इसलिए इनकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। द लास्ट अरेस्टर वो है मेटल ऑक्साइड अरेस्टर। आजकल यही सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। जिंक ऑक्साइड के ब्लॉक काम में लिए जाते हैं। एयर गैप की खराबी की संभावना यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई गैप्स नहीं रखे गए हैं, यहाँ अरेंजमेंट दूसरी तरह से है, इसलिए यहाँ पे वो संभावना ख़त्म हो जाती है कि गैप कहीं लॉक नहीं हो जाए। तो टेम्प्ररी ग्राउंड लगाया जाता है इसके अंदर और डिस्चार्ज किया जाता है, किस लिए, ताकि ये अरेंजमेंट बना रहे। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी साइकिल रेटिंग। ड्यूटी साइकिल रेटिंग का मतलब अगर हम समझ लें तो उसका मतलब है 24 मिनट तक AC RMS वोल्टेज पर प्रत्येक 1 मिनट में सर्ज को सहने की टेस्टिंग होती है। बहुत हाई वोल्टेज का सर्ज मतलब बहुत हाई वोल्टेज हाई करंट को इसके अंदर प्रभावित किया जाएगा प्रत्येक 1 मिनट के लिए, और ये हम करते हैं कब तक, 24 मिनट तक। जिसकी कैपेसिटी जिस हिसाब से कोई हो सकता है कि 10 मिनट झेले, कोई झेले 20 मिनट, कोई 30 मिनट, उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी आती है। जनरली MCOV यानी मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी लगातार वो वोल्टेज, मान लीजिए हमने 2000 वोल्टेज पे चेक किया है, वो 24 मिनट तक अगर झेलता है तो वो 24 मिनट का कितना प्रतिशत भाग तक झेला वो इसका आ जाएगा। जनरली 80 to 90% हम लेते हैं और अगर इस श्रेणी में अगर है तो उसे हम ठीक मानते हैं। तो ड्यूटी साइकिल की मात्रा का 80 से 90% जो होगा वो निकलेगा MCOV। ड्यूटी साइकिल एक तरह का इसका मार्का है जिससे हम इसको ये मानते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। छोटी छोटी बातें एक बार और देख लें। अरेस्टर जो है ग्राउंड से हमेशा कनेक्टेड होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट के नज़दीक लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि अरेस्टर हम 100 मीटर दूर लगा दें, हम चाहेंगे मैक्सिमम जो है उसकी टच में रहे, कांटेक्ट में रहे, इसलिए और सबसे हाइट पे लगाएंगे ताकि बिजली जो गिरे तो सबसे पहले अरेस्टर उसके बीच में आए, बिल्डिंग बाद में आए। रेगुलर मेंटेनेंस की जानी चाहिए ताकि इसके जो हमने 6-7 तरह के टाइप से पढ़े हैं तो उनकी गैप्स जो हैं वो मेंटेन रहें। कनेक्टेड वायरिंग को रेगुलरली चेक किया जाता है, फिक्स होनी चाहिए। जैसे ये देखें, इसमें कई बार हम पत्ती सी लगती है तो अगर ये कहीं से ब्रेक होगी, अगर ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो अरेस्टर फिर किसी काम का नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया है, बिल्डिंग पे यहाँ पे अरेस्टर लगा दिया, किसी भी टाइप का लगा दिया, उसका कंडक्टर लास्ट जो है वो नीचे आ रहा है, अब ये पत्ती जो है फिक्स है, हवा के कारण टूट गई तो ये अरेस्टर किसी काम का नहीं है। कुछ हीट से भी ख़राब होने का चांस रहता है क्योंकि जब विद्युत प्रभावित होती है तो बहुत हीट पैदा होती है जिससे ये मेटल पिघल जाता है, तो इसलिए ब्रेक होने का चांसेस रहता है। और क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ अधिक बरसात होती है या जहाँ पे नमी रहती है